हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको बल व बल के जो प्रकार थे वो करवा दिए थे और साथ साथ आपका चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपका साइंस में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जो है पदार्थ व उनकी अवस्थाएं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिए। ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पदार्थ से कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम एक अन्य नाम से और जानते हैं जो है द्रव्य। एक शब्द आपने द्रव भी सुना होगा। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव होता है आपका लिक्विड, जिसमें आपके वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो आपका द्रव्य है इसको बोलते हैं मैटर, यानी कि पदार्थ। इसके अंतर्गत आपकी द्रव अवस्था आती है। क्लियर है? तो देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, यानी कि जो चीज़ें जगह घेरेंगी, स्थान घेरेंगी और जिनमें वेट होगा, भार होगा, वो कहलाती हैं पदार्थ। साथ साथ जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं वो सारी चीज़ें में पदार्थ। जैसे कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा दरवाज़ा होगा, कॉपी किताबें होंगी, सब क्या है? पदार्थ हैं। दरवाज़ा किससे बना है? लकड़ी से बना है। जिस पर आप बैठे होंगे या तो चेयर होगी या बेड होगा। चेयर प्लास्टिक की हो सकती है। प्लास्टिक क्या है? पदार्थ है। ठीक है। ऐसे ही पानी पीते हैं, पानी क्या है? जल, पदार्थ है। अवस्था अलग है लेकिन चीज़ें सारी क्या है? पदार्थ हैं। जल को आप गिलास में डालते, जगह घेरता है, गिलास भर जाता है कि नहीं? जगह भी घेर रहा है, आयतन भी है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लकड़ी, लोहा, वायु, जल, सोना, नमक, आपका चांदी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पर। तो संरचना के आधार पर पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है। एक भौतिक संरचना के आधार पर और दूसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर। फिजिकल स्ट्रक्चर और दूसरी है केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि पदार्थ में जो कण होते हैं जिससे मिलकर के, अब जैसे मान लीजिए आपका प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उसमें छोटे छोटे कण होंगे, सूक्ष्म कण होंगे, उन्हीं से मिलकर के तो बनी होगी। तो उन्हीं की व्यवस्था के आधार पर इनको बांट दिया है। भौतिक संरचना को हम देखेंगे तो भौतिक संरचना में पदार्थ तीन प्रकार से बांटा है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसकी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांट दिया, तत्व और यौगिक। तत्व के अंतर्गत आपकी धातु, अधातु और उपधातुएं आ जाती हैं और यौगिक के अंतर्गत अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक आते हैं। अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिसमें कार्बन नहीं होगा। अ मीन्स नहीं, कार्बनिक मीन्स कार्बन। जिसमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक यौगिक और जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आपका आता है मिश्रण, और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। एक बार मैं इनको रिपीट करा देती हूँ। संरचना के आधार पर आपके दो प्रकार के हैं, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा है। भौतिक संरचना में आपकी तीन अवस्थाएं मिलेंगी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो तीन है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक संरचना के आधार पर दो प्रकार के हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा है, तत्व और यौगिक में। तत्व के अंतर्गत धातु, अधातु और उपधातुएं आएंगी और यौगिक के अंतर्गत दो प्रकार हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अशुद्ध पदार्थ में आता है आपका मिश्रण और मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो इस प्रकार से ये बांटे गए हैं। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका पदार्थ है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है।
इन कणों के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह पाई जाती है। इस खाली जगह को हम बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान। और ये जो कण हैं ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तो एक कण दूसरे कण पर बल लगाएगा, दूसरा कण पहले वाले पर, यानी कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब आकर्षित कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल को हम बोलते हैं अंतरा अणुक बल। खाली स्थान को हम बोलेंगे अंतराणुक स्थान, और जो आपका आकर्षण बल है उसको हम बोलते हैं अंतराणुक बल। तो आपकी यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है जिसे अंतरावकाश या फिर अंतराणुक स्थान भी बोलते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिस कारण इनके मध्य एक आकर्षण बल काम करता है। इस आकर्षण बल को हम बोलते हैं अंतराणुक बल। ये स्थान और बल इसी के आधार पर आपकी अवस्थाएं बन गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर आपसे पूछा जाए कि आणविक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव और गैस का वर्णन कीजिए, तो आपको वहाँ पर डिटेल में ये स्थान और बल जो है इसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस अवस्था। अगर आप ठोस अवस्था को जब पढ़ें सॉलिड को, तो सॉलिड में आपको पता चलेगा कि जो भी कण होते हैं वो कण बहुत पास पास होते हैं। जैसे ठोस अवस्था के एग्जाम्पल में आप बर्फ़ ले सकते हो, कॉपी आपकी देख लीजिएगा, ठीक है, लकड़ी हो गई, नमक हो गया, ये सब ठोस अवस्था में। इन सभी ठोस अवस्था में जो कण हैं वो आपस में बहुत पास पास होते हैं। देखिए, जब कण बहुत पास पास होंगे तो सीधी सी बात है जगह कम होगी बीच में। जगह कम है इसका मतलब इन कणों के बीच में अंतराणुक स्थान कम होता है। सबसे कम आपको ठोस अवस्था में ही देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, जब 2 कण बहुत पास हैं तो इनके बीच में जो बल काम कर रहा होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? जब कण बहुत पास हैं तो सीधी सी बात है उनके बीच लगने वाला बल जो है वो बहुत अधिक होगा। तो जब कण के बीच में स्थान कम होता है उस कंडीशन में कण में जो आपका अंतराणुक बल लगता है वो अधिक लगता है। ठीक है, पास पास कण होंगे तो बल अधिक लगेगा। और इसी कारण से ये जो आपकी ठोस अवस्था है इस अवस्था में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में बर्फ़, नमक, शक्कर, लकड़ी इत्यादि। डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो ठोस अवस्था कहलाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनते हैं कि वह अवस्था बताइए जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो वो है आपकी ठोस अवस्था। ध्यान रखना, ठोस अवस्था में कण पास पास हैं, स्थान जो अंतराणुक है वो सबसे कम है, इसीलिए आपका अंतराणविक जो बल है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट आएंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जो कण हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर हैं, दिख रहे हैं ना, इसमें थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव पदार्थों में कण ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इसमें अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। खाली जगह अधिक हो जाएगी ना, तो जब जगह बढ़ती जाएगी तो बल कम होता जाएगा, जिससे कणों के मध्य लगने वाला अंतराणुक बल कम हो जाता है। जैसे ही स्थान बढ़ता गया वैसे ही बल क्या है, कम हो जाएगा। अतः कण जो हैं वो चलने की अवस्था में, इनको जगह मिल रही तो सीधी सी बात है अभी यहाँ चल के यहाँ भी पहुँच सकता है, गतिमान अवस्था में आ जाते हैं। और इस कारण इस अवस्था में जो भी आपका पदार्थ है उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होगा बल्कि आयतन निश्चित होगा। जैसे कि जल, पानी, आयतन तो निश्चित है पर आकार नहीं है। अगर आपने उसको गिलास में भरा तो गिलास का आकार ले लिया उसने, कटोरी में भरा तो कटोरी का ले लिया, ठीक है। अगर आपने ज़मीन पर डाला तो वो बहना प्रारंभ कर देगा, करेगा कि नहीं? तो द्रव अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, जैसे जल, तेल, शहद, अल्कोहल इत्यादि। डेफिनेशन देखिए क्या बनेगी? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव अवस्था कहलाती है। आकार अनिश्चित या आप लिख सकते हो आकार निश्चित नहीं। क्लियर है?
चलिए अब हम आते हैं गैसीय अवस्था पर। पूछी गई हैं अवस्थाएं तीनों 2015 में भी और 17 में भी। गैस अवस्था में जो कण हैं बहुत दूर दूर होते हैं, चित्र से स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं। अब कण जितना दूर होंगे उनके बीच खाली स्थान उतना ही अधिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, इस अवस्था में कणों के मध्य अंतराणुक स्थान बहुत अधिक हो जाता है। और जब स्थान अधिक होगा तो इनके बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा होगा वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो गैसीय अवस्था में स्थान सबसे अधिक होता है, इसीलिए बल सबसे कम काम करता है और इसी कारण जो कण हैं वो गतिमान रहते हैं, अधिक गतिमान रहेंगे। और इस अवस्था में अब क्या होगा? ना तो आयतन निश्चित होगा और ना ही आकार। तो इसीलिए इनका ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। ठीक है, जैसे आप कोई भी गैस लिख सकते हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी जो है आपकी गैस वो गैसीय अवस्था में ही रहेंगी। परिभाषा बन जाएगी, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैसीय अवस्था कहलाती है। ये स्ट्रक्चर यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है ठोस अवस्था, ये द्रव अवस्था और ये है गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में जो है वो आपका अंतराणुक स्थान सबसे कम होता है क्योंकि कण पास पास होते हैं और अंतराणुक बल जो है वो सबसे अधिक होता है और इसी कारण इसकी आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसी कारण अंतराणुक बल ठोस से कम हो जाता है और इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैसीय अवस्था, इसमें अंतराणुक स्थान सबसे अधिक होता है, अंतराणुक बल सबसे कम लगेगा, स्थान अधिक तो बल सबसे कम लगेगा और इसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित रहते हैं। आप यहाँ चित्र से भी देख लीजिएगा, सॉलिड में देखिए कितने पास पास कण हैं, लिक्विड में देखिएगा सॉलिड से दूर हैं और गैस में लिक्विड से, गैस में सबसे ज़्यादा दूर हैं। तो ठोस में स्थान सबसे कम, बल सबसे अधिक, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित। द्रव में स्थान ठोस से अधिक, बल ठोस से कम लगने वाला है और आकार जो है वो अनिश्चित और आयतन निश्चित। गैसीय अवस्था में स्थान सबसे ज़्यादा होगा, बल सबसे कम लगेगा और आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होंगे। नेक्स्ट आइए पदार्थ के सामान्य गुण। तो पदार्थ का पहला गुण तो यही रहेगा कि पदार्थ जो है वो स्थान घेरते हैं। ठीक है, जैसे आप जल को देख सकते हैं, गिलास में रखोगे तो जगह घेर रहा है, ऐसे ही आप अपनी कॉपी किताब को देखिएगा, टेबल पे रख रहे हो, स्थान घेर रहे हैं कि नहीं? तो पदार्थ जो है वो स्थान घेरते हैं। अवस्थाएं, तो पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। अगर जल की बात करूं तो जल आपका द्रव अवस्था में है, जल से बर्फ़ बनती है, बर्फ़ आपकी ठोस अवस्था में है और जल से जब जलवाष्प बनती है तो वो आपकी गैसीय अवस्था में आ जाएगी। स्वाद, तो प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग अलग स्वाद होता है। नमक जो है वो नमकीन, चीनी जो है वो मीठी लगती है, सबका अपना अलग अलग टेस्ट है। ठीक है, गंध की बात करते हैं तो पदार्थों में एक विशेष प्रकार की गंध आती है जिससे उनको हम पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन सा पदार्थ है। जैसे अमोनिया में तीक्ष्ण गंध का आना, तीखी गंध होना। ठीक है, आप जैसे घर में खाना बनता है तो भी आप पहचान लेते हो ना कि आज किसकी सब्जी बनी हुई है, कैसे? गंध के द्वारा। तो सब पदार्थों की गंध जो है वो अलग अलग होती है और उनकी गंध कहीं ना कहीं उनके पहचान का कारण है, उन बता देती कि कौन सा पदार्थ है। इसके बाद आते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को हम बोलते हैं घनत्व। एक इकाई जो आयतन है उसमें जो भी उसका द्रव्यमान होगा वही कहलाएगा घनत्व। आप इसको सामान्य भाषा में घनापन या थिकनेस से भी समझ सकते हो। घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन और इसका मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसा क्यों है? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, यहीं से आपका निकल के आया है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नोट पॉइंट, प्रायः ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे अधिक, द्रव पदार्थों का घनत्व ठोस से कम और गैसीय पदार्थों का घनत्व सबसे कम होता है। घनेपन से है तो घने सबसे किस में मिलेंगे? ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। तो उसी हिसाब से इनका घनत्व चलता है। इसके बाद सामान्य गुण में आ जाएगा भंगुरता। भंगुरता क्या होती है? भंगुर का मतलब होता है कि जब आप उसको आघात करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ टूट के
चूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाएगी, चूना बन जाएगी, पाउडर बन जाएगा उसका। जैसे आप ईंट ले लो, ईंट को आप तोड़ो तो कहीं ना कहीं पाउडर उसमें आ जाती है, वही सेम यहाँ पर है। तो कुछ वस्तुओं का पर आघात करने या पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं या चूर्ण बन जाती हैं। पदार्थ के इसी गुण को हम भंगुर या फिर भंगुरता के नाम से जानते हैं, जैसे कांच, कोयला, नमक, खड़िया, गंधक इत्यादि। खड़िया को अगर आप तोड़ोगे, चौक होती है ना, स्कूल में सभी के यहाँ चौक होगी, कॉलेज में जब आप पढ़ाने गए होंगे टीचिंग करने, वहाँ भी चौक मिली होगी। आप उसको तोड़ के देखना तो कहीं ना कहीं वो क्या बन जाती है, पाउडर या चूना बन जाती है, चूर्ण। तो ये सब क्या चीज़ें, भंगुरता है। जिन पदार्थों में भंगुर का गुण पाया जाता है वो भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जो वस्तुएं चोट करने पर या पीटने से ना तो टूटती हैं ना ही चूर्ण रूप में परिवर्तित होती हैं, उनको हम अभंगुर कहते हैं। जैसे कि लोहा और सोना, जब आप इनको ये पीटेंगे या इन पर चोट मारेंगे तो ये फैलती जाएंगी, टूटती नहीं है, पाउडर नहीं बनती हैं, चूना नहीं बनती हैं, चूर्ण नहीं बनती हैं। चूर्ण का मतलब चूना मत समझना, चूर्ण का मतलब है पाउडर बनना, ठीक है, तो वो नहीं बनती हैं। इसके बाद आते हैं धातुवर्धनीयता। धातुवर्धनीयता क्या कहती है कि कुछ पदार्थों को पीटने पर वह फैलकर पतली चादर में परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को धातुवर्धनीयता और इन पदार्थों को धातुवर्ध्य पदार्थ कहते हैं। यानी कि जब आप इन पर चोट करोगे तो क्या बन जाएगी, पतली सी चादर। और ये चादर बनेगी किन की, जो धातुएं होती हैं, जैसे कि आपका सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। जब इन पर चोट मारोगे, इनको पीटोगे तो ये टूटेंगी नहीं, सीधे फैलती जाएंगी और चादर का रूप ले लेंगी, पतली होती जाएंगी। क्लियर है। इसके बाद आता है तन्यता का गुण। तन्यता क्या होती है, वे पदार्थ जिनके तार बनाए जा सकते हैं वो कहलाते हैं तन्य, और इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता का गुण। अब तार किन किन के बनाए जा सकते हैं, लोहे का तार हो सकता है कि नहीं, कॉपर का तार हो सकता है जो घरों में सभी के यहाँ होते हैं, सोने, चांदी आपको पता है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है, लेकिन चांदी के तार नहीं डाल सकते क्योंकि चोरी हो जाएगी, इसीलिए हम किसके तार यूज़ करते हैं लाइट में, कॉपर के, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम, इन सभी से तार बनाए जा सकते हैं। तार बनाना तन्यता का गुण है, चोट करने पर उनका टूट जाना, चूर्ण बन जाना भंगुरता है, और चोट करने पर, आघात करने पर उनका चादर में फैल जाना धातुवर्धनीयता होती है, ठीक है। आते हैं चालकता यानी कि कंडक्टिविटी पे। कुछ पदार्थों के माध्यम से ताप, ऊष्मा, बिजली जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। इन पदार्थों को चालक व इस गुण को चालकता कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें आप एक छोर से बिजली या ऊष्मा प्रवाहित करें और दूसरे छोर तक पहुंच जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा प्रैक्टिकल आप कर सकते हो कि घर में स्पून ले, वैसे हाथ जल जाएगा इसलिए मैं ये सजेशन नहीं दूंगी कि आप करें, लेकिन आपने कभी ना कभी फील किया होगा कि जैसे मान लीजिए जब मम्मी खाना बनाती हैं तो कढ़ाई के ऊपर कोई चमचा या चम्मच अगर उन्हें रख दी ऐसे ढकने के बाद, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो चम्मच जो ठंडी थी वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है, या गैस के पास कोई चम्मच रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, धीरे धीरे वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। चिमटा अगर आप एक छोर पर रखें गैस के ऊपर और बहुत देर तक पकड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर तक ऊष्मा आ जाएगी, आती है कि नहीं। अब ये है कि चिमटा तो बहुत देर तक रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि जब आप एक छोर पर ऊष्मा या विद्युत दे रहे हो तो वो दूसरे छोर तक पहुँच जा रही है। यही गुण कहलाता है चालकता, और ये गुण आपको सभी धातुओं में देखने को मिलेगा। एक अधातु है आपकी ग्रेफाइट जो कार्बन का अपर रूप है, इसमें भी चालकता का गुण पाया जाता है, इसको याद रखना। ग्रेफाइट सुचालक होता है ऊष्मा विद्युत का, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ऊष्मा के जो चालक होंगे उनको ऊष्मा का चालक, और जो विद्युत के होंगे उनको विद्युत का चालक बोलते हैं। जिसमें ऊष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी उनको कुचालक कहते हैं, ठीक है। जिसमें हो जाती है उनको सुचालक बोलते हैं, और जिसमें नहीं होती है उनको कुचालक बोलते हैं। कुचालक में आप लिख सकते हो आराम से रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, ये कुचालक पदार्थ हैं। और चालक में कौन कौन आ जाएगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब आ जाएंगे चालक में। ज्वलनशीलता क्या होती है,
तो ज्वलनशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके अनुसार वह पदार्थ कितनी आसानी से जलकर या सुलग कर आग उत्पन्न कर सकता है। ज्वलनशीलता का मतलब है कि पदार्थ का जल्दी से जल जाना और ऊष्मा उत्पन्न करना, ये कहलाता है ज्वलनशीलता। और ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, मतलब जो जल्दी से जल के ऊष्मा दे दें। तो इसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे? स्पिरिट, पेट्रोलियम, पेट्रोल में देखो जरा सी भी अगर आग लगती है तो एकदम से जलना शुरू हो जाता है। कैरोसिन, एलपीजी, ईथर। एलपीजी को देखो ज़रा, जैसे ही आपने लाइटर से उसको चलाया वैसे ही वो तुरंत जल जाती है। या माचिस की तीली डाली तो जो तुरंत जल जाती, जलती कि नहीं कि टाइम लेती है, बहुत जल्दी बहुत स्पीड में जलती है, यही है ज्वलनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक पदार्थ का घुलना ऑब्लिक विलेयता, यानी कि पदार्थ का घुलनशील होना। तो देखिए, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में विलीन हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं पदार्थ का घुलना। जैसे आपने पानी में चीनी डाली तो कुछ देर बाद चीनी दिखाई देना बंद हो जाती है। कहाँ चली जाती है? वो पानी में मिल जाती है, यानी कि पानी में वो घुल गई। ऐसे ही आपने पानी में डाला नमक, तो नमक थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। गायब कहाँ हो गया? वो पानी में घुल गया। इसी को हम बोलते हैं पानी में घुलना या द्रव में घुलना या विलेयता। क्लियर है? जो पदार्थ घुलता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है विलेय, यानी कि सॉल्यूट। जैसे हमने जल में चीनी डाली तो गायब कौन हुआ? चीनी, तो चीनी है विलेय। जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं विलायक। विलायक की मात्रा अधिक होगी। हमेशा देखना, जब आप चीनी और जल लेकर के आओगे, मिलाओगे, मिक्स करोगे तो पानी ज़्यादा लोगे, चीनी कम लोगे। ठीक है, तभी आपके विलेयता वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो विलायक की मात्रा ज़्यादा रहती है और विलेय की मात्रा कम रहती है। और जब हम इसको घोल करके तैयार कर लेंगे तो विलेय और विलायक का जो मिक्सचर तैयार होगा वो कहलाता है विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। विलेय को विलायक में घोलने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या होता है? विलयन। किसी रासायनिक यौगिक या पदार्थ का किसी द्रव या किसी अन्य पदार्थ में घुल जाने की क्षमता को हम घुलनशीलता या फिर विलेयता के नाम से जानते हैं। आया समझ में? विलयन कैसे बना? जैसे जल में हमने चीनी डाली, कुछ देर बाद चीनी जो है दिखना बंद हो गई, तो वो किसका मिक्सचर तैयार हुआ? किसका? विलयन तैयार हुआ, चीनी और जल का। ठीक है, तो नमक का चीनी में जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, ये सब क्या है? विलेयता के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो आज इतना ही रखती हूँ, फिर कल आपकी क्लास में मिलूँगी और बाकी का जो आपका पोर्शन बचा हुआ है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करवा दूँगी। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।